सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो अभी आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जाएगा। ये जो नैनो पार्टिकल है ये कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए फसल संक्रमण के जोखिम को कम करने का काम करेंगे। तो किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने। अच्छा, आईआईटी कानपुर से आपको याद आएगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। बाकी आईआईटी दिल्ली हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर इन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम है नासो 95। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो इन्होंने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट उसको विकसित किया था। और आईआईटी रोपड़ से याद आएगा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। अच्छा, आप तो ये बता दो भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो अनअकैडमी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। मेगा कॉम्बैट क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी परसों यानी कि 6 मार्च को आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा और उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस टेस्ट को आप जरूर लगाना क्योंकि एक तो वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम के फॉर्मेट में है, ताकि उसको लगाने से आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा कि कैसी चल रही है। और इसमें इतना ही नहीं, आप 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से आपका ही फायदा है क्योंकि ये सब फ्री है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे? तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहां टेस्ट पे चले जाओगे। वहां एनरोल करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड आपको टाइप करना है अपना क्रैक एग्जाम 10। और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे वहां आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और जब भी 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट लगा पाओगे। तो ये आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और 4 मार्च को ही क्यों? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में से 4 मार्च को मनाते हैं। और मनाने का उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। और 2022 में हमने इसका 51वां स्थापना दिवस मनाया है। थीम क्या है इसकी? युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। अभी 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया। उसके अलावा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया और 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच में रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ? तो आंसर होगा रेलवे और जम्मू कश्मीर। अच्छा, रणजी ट्रॉफी ये कब शुरू होती है? 1934 में। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? रणजीत सिंह के नाम पे, जो कि एक क्रिकेटर थे। और इसका पहला मैच पूछें किनके बीच में हुआ था? तो मद्रास वर्सेस मैसूर। और अभी 5000वां मैच ये होगा रेलवे वर्सेस जम्मू कश्मीर, यानी कि रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। अभी तक बात करें सबसे ज्यादा रन इसमें किसने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? सबसे ज्यादा रन बनाए वसीम जाफर ने और सबसे ज्यादा विकेट लिए राजेंद्र गोयल ने। और आपको बता दूं रणजी ट्रॉफी के पूरे टाइम पीरियड में यानी कि 87 साल में पहली बार इसे रद्द किया गया था 2021 में कोविड-19 के कारण। और रणजी की बात आती है तो एक प्लेयर का नाम आपको हमेशा याद आना चाहिए, शाकिबुल गनी का नाम। ये बिहार से हैं। अभी हमने पढ़ा था रणजी में अपने डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। ये 341 रन बनाए इन्होंने। एक एजाज पटेल का नाम भी आपको याद आएगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। और अभी एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता, कर्नाटक को हरा के। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के।
अच्छा बताओ, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा भारत। और 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम भी कौन सी बनी है? भारत बनी है। और ये 1000वां मैच कहाँ पे खेला गया था? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि मोटेरा स्टेडियम में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है? तो आंसर होगा कोणार्क शहर। आपको याद होगा, हमने कई बार पढ़ा है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा का है और ये 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर है। हरित ऊर्जा यानी कि अक्षय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। और अब पूरे कर्नाटक शहर को हरित ऊर्जा से चलाने वाला बनाया जा रहा है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर को ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो आंसर होगा कोणार्क शहर को। यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। मतलब यहां पे अब जो बिजली की सप्लाई होगी वो बिजली कैसे बनेगी? रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी, हरित ऊर्जा। मतलब इस शहर में अब जो भी बिजली इस्तेमाल होगी वो बिजली कैसे बनेगी? रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी, वो अक्षय ऊर्जा होगी, हरित ऊर्जा होगी। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें, इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और इसका निर्माण गंग वंश ने कराया था। किसने? नरसिंह देव फर्स्ट ने। और 10 रुपए का जो आपका नोट होता है उस पे इसी का चित्र अंकित है। अच्छा, मंदिर की बात है तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पहले तो आप ये बताओ, सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है और इसके ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्षरधाम मंदिर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। केदारनाथ मंदिर मिलेगा उत्तराखंड में और बृहदेश्वर मंदिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। जबकि विरूपाक्ष मंदिर आपको मिलेगा कहां? कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर तो आप जानते ही हो, केरल में। और मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै तमिलनाडु में आपको मिलेगा, वैगई नदी के किनारे। द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये याद रखना। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना में आपको मिलेगा। और ये चर्चा में क्यों था, न्यूज में क्यों था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था इसे। कौन से नंबर का? 39 नंबर का। मतलब 39 नंबर की साइट बनी थी ये भारत की। और 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? गुजरात का धोलावीरा। और कामाख्या माता मंदिर आपको मिलेगा असम में, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुअनंतपुरम में है। यहाँ पे विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है, यानी कि विष्णु जी लेटी हुई मुद्रा में है। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी यानी कि कर्नाटक में है। उमिया माता मंदिर, अभी इसकी आधारशिला रखी गई थी अहमदाबाद में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली में है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में, मैंने आपको बता दिया। मकर विलक्कु त्योहार का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका नाम है देवायतम। ये कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा संजीव कपूर बन गए हैं। तो विमानन कंपनी है जेट एयरवेज और इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? संजीव कपूर बन गए हैं। अच्छा, जेट नाम से आपको याद आएगा कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट बनाई थी या लॉन्च की थी, जिसका नाम है द जेट। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? दुबई में। बाकी विनोद कन्नन का नाम सुना होगा, विस्तारा एयरलाइन के अभी एमडी सीईओ बने थे। राहुल भाटिया ये इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। और राजीव बंसल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी ये बने थे। अब एक प्रश्न का उत्तर दे दो, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने? अतुल दिनकर राणे बने। और हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अच्छा बताओ, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इजराइल बना था। तो ये भी ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस देश के पूर्व क्रिकेटर शैन वॉर्न का निधन हो गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर थे शैन वॉर्न, जिनका 52 वर्ष की उम्र में थाईलैंड में निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनके निधन की आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के थे ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान की सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और अधिनियम और विकास नीति यानी कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है। सरकारी डेटा के अनुसार बात करें तो राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हुए हैं।
और 2012 के बाद ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई है। 2019 में 2.5 लाख ऊंट बचे हुए थे। ऊंट ये राजस्थान का स्टेट एनिमल है। 2014 में इसे राज्य पशु घोषित किया था। और वैसे विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को मनाया जाता है। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। आपको याद है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका जयपुर में ही बन रहा है। और भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? जयपुर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र ने अभी एक बुक लिखी थी, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। अभी हमने पढ़ा भी था, भारत और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ ईस्टर्न ब्रिज नाम से, ये राजस्थान में हुआ। और सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा, ऊंट महोत्सव हमने मनाया था अभी, कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। और मरु महोत्सव ये जैसलमेर में मनाया। अभी राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके अलावा राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। और अभी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पर रहा था राजस्थान। जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य वो भी है राजस्थान। राजस्थान में कितनी रामसर साइट आपको मिलेगी? 2, सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। और अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। इसके अलावा टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए यहाँ पे। एक तो ये चौथा बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, उससे पहले 3 कौन से हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहाँ का राजकीय पशु हमने कहा एक तो ऊंट है और एक चिंकारा भी है। पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। तो 12वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अभी 4 मार्च को न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है। एक्चुअली में ये होना तो 2021 में था, लेकिन फिर पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये 2022 में शुरू हो चुका है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। अच्छा बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा अभी 2022 में होगा, ये कहाँ पर होगा? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। और जो चौथा संस्करण है इसका, वैसे तो होना 2021 में था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया, अब 2022 में होगा, पंचकुला हरियाणा में। अच्छा बताओ, विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो आंसर होगा मिताली राज। अंशुला राव का नाम भी याद रखना, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है वैसे। उसके अलावा अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा वी.आर. वनिता ने। अभी दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया था, क्या नाम है? इलीन एश। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप को किसने जीता? भारत ने जीता है 5वीं बार। किसको हराया? अभी इंग्लैंड को हराया। और आपसे पूछे, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना आपको याद है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला इन्हें। रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी इनको मिला है। चलिए आप लोग बताइए, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? शेफाली वर्मा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे में 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? मानसून के महत्व को बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि उत्तराखंड में किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए अभी किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। किसने? आईआईटी रुड़की ने। और भारत में लौटते हुए मानसून से कौन से तट पर बारिश होती है? तो तमिलनाडु के तट पर। चलो 2 प्रश्न आप जवाब दो। केरल के तट को क्या कहते हैं और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? बताइए, हम बढ़ते आगे। बताइए, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी, इन्होंने कहां पर स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में।
तो अभी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इन्होंने बेंगलुरु में स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया है। तो देखो क्या होता है, जब कोई पीड़ित महिला होती है, जब वो वन स्टॉप केंद्र जिसे सखी कहते हैं वो वहां पे जाती है, तो उसे वैसे ही बाहर निकलने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है कि उसके साथ जाती हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मियों को, काउंसलर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक और सुपरवाइजर तक, सबको मुसीबत में पड़ी उस महिला की मदद करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और इसी के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, फिर से सुनो। पूरे भारत में वन स्टॉप सेंटर जितने भी हैं उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। हमने कहा महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। अभी इनका पहला नॉवेल आया है, उसका नाम बता सकते हो आप, लाल सलाम। अच्छा बताओ, अभी सिडबी ने किस राज्य की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। तो भारत में भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना, जो कि देश के लोगों की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। और 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कौन है? अजीत कुमार डोभाल है। और अब आपको बताना है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हेरत महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जो महाशिवरात्रि होती है ना, उसी को जम्मू कश्मीर में हेरत या हरा यानी कि शिव की रात के रूप में मनाया जाता है, हेरत महोत्सव के रूप में। कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान शिव और देवी उमा यानी कि देवी पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। कब मनाया गया? 28 फरवरी को। वैसे आपको याद होगा, पहला अहरबल महोत्सव अभी कहाँ पे शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमने खीर भवानी मेला भी मनाया, और बंगस आवाम मेला ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अच्छा बताओ, वांचुआ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? असम में। तीवा या लालुंग जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। असम में ही कामाख्या देवी का मंदिर है जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव भी मनाया जाता है तेलंगाना में। और अभी मेदा राम जतारा महोत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया गया था। ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अच्छा, त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है? तमिलनाडु के मदुरै को, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि बताओ अभी किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। और नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में ही छऊ महोत्सव हो गया, कलिंग महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और अभी पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव और हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल आपसे क्या पूछा गया था कि उंगलिंग ओरुवन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है जिसे अभी लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। MK स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आत्मकथा है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इन सभी क्वेश्चंस की क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जहाँ पे जाके आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।